व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो कुछ बुक्स में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से इस चैप्टर को दिया गया है, कुछ बुक्स में द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी दिया गया है। तो आप दोनों में से कोई भी लिख दो, दोनों सेम ही है। तो चलो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने पढ़ना क्या है। तो हमने देखा इस चैप्टर में कि इंडिया का क्या सिस्टम रहा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद हमने देखा कि जब 1951 से लेकर के 1990 तक 5 ईयर प्लान्स बनने शुरू हो गए तो उस समय उसका क्या सिस्टम रहा। बट 1990 के बाद गवर्नमेंट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे यहाँ जो सिस्टम्स हैं उस सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आफ्टर द 40 ईयर्स यानी 40 ईयर्स के बाद भी हमारे इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाया काफ़ी तेज़ी से जो होना चाहिए था। तो क्या ऐसे रीजन्स रहे जिसके कारण कोई नया इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आना पड़ा। तो ये 6 रीजन्स हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आया गया। क्या क्या रीजन्स है? सबसे पहला द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब देखो पब्लिक सेक्टर्स हमने पढ़ा आईपीआर 1956 भी हमने पढ़ा और अलग अलग रिफॉर्म्स हमने पढ़े। तो देखिए उसमें कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर्स से जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही थी पब्लिक सेक्टर से। ऑल्दो पब्लिक सेक्टर्स जो है वो कुछ सेक्टर्स में अच्छा काम कर रहा था, बट जो फाइनल रिजल्ट्स आया उसमें हमारे पब्लिक सेक्टर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर था। तो उस केस में गवर्नमेंट्स को ये सोचना पड़ गया कि अब यहाँ पे केवल पब्लिक सेक्टर्स यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स का रोल बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग करना होगा जिससे हमारा डेवलपमेंट हो। उसके बाद सेकंड हमारा है द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हमारे कंट्री के लिए एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो होता है, एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा करेंगे तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व आएंगे। और अगर किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व आ रहे हैं तो दिस इज द गुड साइन फॉर द कंट्री, हमारे कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा सिंबल होता है। तो हमने क्या करा कि एक्सपोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, हमने इंपोर्ट्स पे ध्यान देना शुरू किया। एक्सपोर्ट्स पे हमारा कोई ध्यान ही नहीं था, हमारा ध्यान कहाँ था? इंपोर्ट्स पे। हम लोग इंपोर्ट्स करने में लगे हुए थे। ऑल्दो कोशिश किया जा रहा था कि इंपोर्ट कम से कम किया जाए, बट स्टिल हमारे यहाँ इंपोर्ट्स हो रहा था क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स नहीं थे, बड़े बड़े प्लांट और मशीनरी के फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थे, जिसके कारण से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी लाया बट स्टिल इंपोर्ट्स हो रहा था। तो अगर हमारा इंपोर्ट्स होगा तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किसी और कंट्री के पास चले जाएंगे। तो अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाएंगे तो हमारी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन वीक होगी। हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को किसी को देना नहीं था, हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेना था, बट हम लोग ले नहीं रहे थे। हम लोग एक्सपोर्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे थे, हम लोग फोकस कर रहे थे इंपोर्ट पे। तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे वो जा रहे थे। और अगर किसी भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाते हैं तो उसके करेंसी की वैल्यू वीक हो जाती है। तो इंडिया के करेंसी की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। उसके बाद इन्फ्लेशनरी प्रेशर, हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन का प्रेशर था, काफ़ी महंगाई थी। तो उस सिनारियो में भी हमने कुछ ना कुछ सोचना था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कम किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, अभी हमने बताया कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स करेंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएंगे। तो हमने फॉरेन एक्सचेंज को लाना था, ना कि हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चला जाए। बट हम लोग इंपोर्ट्स पे फोकस कर रहे थे तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा रहे थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का वैल्यू घट रहा था। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द कंट्री, क्योंकि हमारे कंट्री के करेंसी की वैल्यू वीक हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट, हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेप्ट हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा डेप्ट क्यों हो चुका था? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर्स थे वो अच्छे से काम कर नहीं रहे थे और बेसिकली वो सोशल वेलफेयर के चक्कर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो करेंगे नहीं पब्लिक सेक्टर। तो सोशल वेलफेयर के चक्कर में इतना ज़्यादा डेप्ट हो चुका था कि हमारे पास पैसे नहीं थे वो डेप्ट को चुकाने के लिए या फिर उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए। तो अगर हमें और भी पैसा चाहिए था तो उस पैसे को चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा डेप्ट में हम लोग चले जा चुके थे। और लास्ट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट आप देख ही रहे हो कि पब्लिक सेक्टर्स का क्या परफॉर्मेंस था। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर्स में एम्प्लॉई थे वो काम ही नहीं कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर्स काम ही नहीं कर रहे थे। तो जितने भी पीएसयूज थे उन सारे पीएसयूज में काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था। तो अब यहाँ पे उस सिनारियो में गवर्नमेंट को सोचना था नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने अप्रोच करा लोन के लिए द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड।
तो यहाँ पे हमारे इंडिया ने, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को अप्रोच करा कि मुझे $7 बिलियन का लोन चाहिए $7 बिलियन का। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है उसने बोला कि ठीक है हम लोग आपको लोन दे देंगे, बट आप अपने पॉलिसी को चेंज करो, आपने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ है इन सारे रेस्ट्रिक्शंस को आप चेंज करो, हम लोग आपको लोन दे देंगे। तो इंडिया ने एग्री करा इस लोन के लिए और अपने सारे पॉलिसीज को चेंज करे और निकल के वहाँ से आया द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में 2 मेजर्स लेके आया गया, एक सबसे पहला स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्टेबलाइजेशन मेजर जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए किया गया और इसमें बेसिकली 2 चीज़ों पे फोकस किया गया। एक तो हमारे बीओपी को बैलेंस करने में कि जो हमारा बीओपी डेफिसिट में है वो बैलेंस हो जाए, और दूसरा जो हमारा इन्फ्लेशनरी का सिचुएशन है उस इन्फ्लेशन के सिचुएशंस को कंट्रोल किया जाए। तो ये स्टेबलाइजेशन मेजर कि हमारा इकोनॉमी जो है स्टेबल हो जाए, बीओपी हमारा बैलेंस हो जाए और साथ में जो इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्रिएट हो गया है उसको मिनिमम, इन्फ्लेशन के सिचुएशन को मिनिमम किया जा सके। और दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है जो कि फोकस कर रहा था ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ पे ये फोकस कर रहा था द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अब उसके बाद इन सारे स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा था, स्ट्रक्चर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये हमने डिटेल्स में पढ़ना है, बट अभी मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ और इसके बाद में स्टार्ट करूँगा लिबरलाइजेशन। तो सबसे पहले देखो लिबरलाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को प्राइवेट सेक्टर से हटाया गया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने लोन के लिए तभी एग्री करा जब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इस लिबरलाइजेशन यानी प्राइवेट सेक्टर से लगाए गए सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए एग्री करा। तो इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स पे लगाए गए जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उन सबको रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड द लिबरलाइजेशन। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन। अब देखो प्राइवेटाइजेशन क्या था, आप देख ही रहे तो कि पब्लिक सेक्टर्स का जो परफॉर्मेंस था वो कितना पुअर था। तो पब्लिक सेक्टर्स जो है वो सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करेगी। तो सोशल वेलफेयर के चक्कर में हमारा कंट्री का जो ग्रोथ था वो काफ़ी डाउनफॉल में जा रहा था, ओवरऑल हमारे कंट्री का ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे चेंज करा गया ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। It refers to the change of ownership, management and control from the public sector to the private sector। पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर्स में चेंज करा गया ऑनरशिप को, मैनेजमेंट को और कंट्रोल को, दैट इज कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन। और थर्ड हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि सारे इकोनॉमी में बिजनेस करने के लिए फ्रीडम दे दिया गया कि आप किसी भी इकोनॉमी में जाकर के अपना बिजनेस कर सकते हो। तो इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया और कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाकर के किसी भी इकोनॉमी में जाकर के बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीडम दे दिया गया कंप्लीटली। तो ये 3 पॉलिसी निकल करके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो चलो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लिबरलाइजेशन के साथ और उसके बाद आज का वीडियो केवल लिबरलाइजेशन पे होगा और बाकी जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आया बस 2 सेकंड में। चलो तो आज जो हमने देखना है वो सबसे पहला एलिमेंट्स है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिडक्शन इन रेस्ट्रिक्शंस, रिडक्शन इन रेस्ट्रिक्शंस कि बहुत सारे ट्रेड्स पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, बहुत सारे चीज़ों पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन सारे रिडक्शंस को कम करना, यानी चीज़ों को लिबरल करना, यानी चीज़ों को आसान बनाना ताकि बिल्कुल इजी वे में हम लोग बिजनेस कर सकें। तो लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ एंट्रीज एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर्स कि कहीं कहीं तो प्राइवेट सेक्टर्स को एंटर्ड करने पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था। जैसे वो कुछ इंडस्ट्रीज थे जो स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थी, कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व करके रखा था, वो हमने पढ़ा था ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956 में कि टोटल 17 इंडस्ट्रीज ऐसे थे जिसे गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व करके रखा था। तो बहुत सारे जगहों पे प्राइवेट सेक्टर्स को रेस्ट्रिक्शन था कि आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आप ग्रोथ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस रखा था कि अगर आपने बिजनेस को सेटअप करना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आपने बिजनेस को ग्रो करना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा।
तो इन सारे चीज़ों के कारण जो हमारा बिजनेस था, प्राइवेट सेक्टर्स था, वो काफ़ी अच्छे से ट्रेड नहीं कर पा रहा था। तो लिबरलाइजेशन में इन सारे चीज़ों के रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, पूरा का पूरा कंप्लीट फ्रीडम दे दिया गया कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स कहीं भी किसी भी सेक्टर्स में काम कर सकता है। तो जब यहाँ पे लिबरलाइजेशन देखने को मिला, तो लिबरलाइजेशन में मुझे 5 रिफॉर्म्स देखने को मिले। 5 रिफॉर्म्स क्या क्या थे? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्सेस रिफॉर्म एंड द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो देखो, सबसे पहले हमने डिसाइड करना है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, कि बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या थे? इट्स ऑल अबाउट द मनी, कि किस तरीके से हमारे फाइनेंस को इकोनॉमी में इजी बनाया जाए, फाइनेंस को इजी किया जाए, लिबरल किया जाए। तो इसमें जो सबसे पहला चेंजिंग देखने को मिला हुआ है, चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई के रोल में चेंजिंग करा गया। पहले आरबीआई क्या करता था? एज अ रेगुलेटर काम कर रहा था, कि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता था बैंक्स को अपने अंडर कंट्रोल में रखता था। बट अब इसके रोल को चेंज करके एज अ फैसिलिटेटर कर दिया गया, कि बेसिकली अब आरबीआई को कहा गया कि आप एज अ रेगुलेटर, अब ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम नहीं, आप सुप्रीम ही रहोगे, आप एपेक्स ही रहोगे, बट आप एज अ रेगुलेटर काम नहीं करोगे, आप एज अ फैसिलिटेटर काम करोगे। आप बैंकों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, आप बैंकों को सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो आरबीआई के रोल में चेंजिंग देखने को मिला। दूसरा, ऑरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। अब जब इतना ज़्यादा फ्रीडम दे दिया गया, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे इकोनॉमी में प्राइवेट बैंक्स देखने को मिले, प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन हुआ। और आज के डेट में प्राइवेट बैंक्स में, चाहे वो इंडियन प्राइवेट बैंक हो या फॉरेन प्राइवेट बैंक हो, जैसे आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस बैंक, तो आज के डेट में जो भी हमारे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं वो ड्यू टू द लिबरलाइजेशन इन प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स में लिबरलाइजेशन के कारण ही इतना तेजी से बैंकिंग सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिला। तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन हो गया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिमिट को भी इंक्रीज करा गया, एटलीस्ट ये 51% आज के डेट में कर दिया गया। पहले हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम थे, हमारे पास इन्वेस्टर्स ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक मार्केट्स को बढ़ावा देने में लगे हुए थे, तो हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं थे। तो उस केस में हमने लगा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें बाहर का इन्वेस्टर्स चाहिए। तो वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उसको बढ़ा करके 51% कर दिया गया। और ईज ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस, कि अगर बैंकिंग सेक्टर्स में आपको एक्सपैंड करना है, बैंक या फिर कोई भी बैंकिंग का ब्रांच या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ब्रांच आपको एक्सपैंड करना है, तो उस केस में काफ़ी आसान प्रोसेस है, आप इजी वे में अपने बैंक्स का ब्रांच ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजिंग देखने को मिले अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। नेक्स्ट है हमारा द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या होता है? द रिफॉर्म विच इज रिलेटेड विद द फॉरेन एक्सचेंज, यानी ऐसा रिफॉर्म जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्ट में बेसिकली क्या दिखाता है? एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, यानी यहाँ पे एक्स और एम, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, कि हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो काफ़ी कम थे, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ नहीं रहे थे, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहा था, हमने एक्सपोर्ट्स करा ही नहीं, हमने इंपोर्ट कर रखा था। तो इंपोर्ट में तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जब बाहर जा रहे थे, तो अगर किसी भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज जब बाहर जाते हैं, तो उस कंट्री के करेंसी की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। तो यहाँ पे डीवैल्यूएशन, सबसे पहला जो चेंजिंग देखने को मिला वो क्या था? डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, यानी गवर्नमेंट ने, कंट्री ने अपने रुपीज का डीवैल्यूएशन किया। रुपीज का डीवैल्यूएशन करने का मतलब होता है कि अपने करेंसी का डीवैल्यूएशन करना। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने करेंसी का डीवैल्यूएशन करा है तो हमारे गुड्स लोगों को सस्ते पड़ेंगे। अब लोगों को सस्ते पड़ेंगे तो लोग उसका डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास बहुत सारे कंट्रियों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएंगे तो उस केस में हमारे कंट्री के लिए वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन माना जाएगा। दूसरा था मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में। तो एक्सचेंज रेट यहाँ पे अब मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होगा। मार्केट फोर्सेस क्या था? कि ये हमारा डिमांड था और ये सप्लाई था, जहाँ पे भी ये इक्विलिब्रियम पे होगा उसके सामने जो हमारा रेट होगा वो मार्केट प्राइस होगा। तो मार्केट एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन था, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन ने गवर्नमेंट में इंटरफेयर करना छोड़ दिया। वो बोला कि अब एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइंड होगा वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिटरमाइंड होगा। तो ये सारे चेंजिंग देखने को मिले फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म आईपीआर 1956 हमने अभी पढ़ा है कि आईपीआर ने, गवर्नमेंट ने अपने लिए टोटल 17 सेक्टर्स जो थे वो रिजर्व करके रखे हुए थे। बाद में उसको घटा करके 17 से 8 कर दिया गया और 8 से केवल 3 कर दिया गया।
तो अब आज के डेट में देखो यहाँ पे सबसे पहला जो चेंजिंग देखने को मिला हुआ है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए जो लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट था उसको कम कर दिया गया, बिना लाइसेंस का भी आप बहुत सारे इंडस्ट्री ऑपरेट कर सकते हो। दूसरा, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स के रोल को रिड्यूस कर दिया गया। हमने वो पढ़ा था कि टोटल 17 सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर्स के अंडर में था, यानी गवर्नमेंट ने अपने लिए 17 सेक्टर्स को रिजर्व करा था, फिर बाद में उसको रिड्यूस करके 8 सेक्टर्स पे ले आया गया, और लास्ट में अभी जो बचा हुआ है वो केवल 3 सेक्टर बचा हुआ है। और ये 3 सेक्टर्स कौन से बचे हुए हैं कि जो भी हमारे एटॉमिक एनर्जी का जो भी हमारा सेक्टर्स है, उसके बाद जो हमारा है डिफेंस सेक्टर्स, और उसके बाद एक हमारा है रेलवेज का नाम आपने सुना होगा। तो ये रेलवेज, ये 3 सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अभी भी अपने अंडर में रखा हुआ है, तो ये गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल में है। बाकी सारे सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप दिया गया कि आप इसमें काम कर सकते हो, आप इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हो। उसके बाद डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब डी रिजर्वेशन क्या होता है, तो डी रिजर्वेशन का बेसिकली मतलब होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि आप इससे ज़्यादा का ट्रेड नहीं कर सकते हो, उनको फ्रीडम दे दिया गया कि अब आप खुल के ट्रेड कर सकते हो, जितना मर्जी चाहे आप ट्रेड करो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो डी रिजर्वेशन दे दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो ये सारे चेंजिंग देखने को मिले अंडर द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टैक्स रिफॉर्म। अब टैक्स रिफॉर्म क्या होता है कि टैक्सेस में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिले। सबसे पहला रिडक्शन इन टैक्सेस को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि टैक्सेस हेवी होने के कारण टैक्सेस में काफ़ी ज़्यादा चोरी हो रहे हैं, लोग टैक्स टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने टैक्सेस में रिडक्शन करा, उसको बिल्कुल मॉडरेट कर दिया गया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया या बिल्कुल ही रिड्यूस कर दिया गया, एक मॉडरेट टैक्स रखा गया, ना बहुत ज़्यादा हाई और ना बहुत ज़्यादा लो, एक मॉडरेट टैक्स रखा गया ताकि सारे लोग टैक्स पे करें और चोरी ना हो टैक्स का। सेकंड, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस जो टैक्स पे करने का था वो पहले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उस प्रोसेस को, जो टैक्स पे करने का प्रोसेस है, उसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया गया। इवन बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया गया। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल हमने देखने को मिला कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको एक मर्ज करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया था। गुड्स एंड सर्विस इज द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अब सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया, एक टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स रखा गया, तो ये भी तो सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल है, ये भी तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस है। तो सारे टैक्सेस में सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया उसके प्रोसेस को। उसके बाद लास्ट आता है हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजिंग करेंगे। सबसे पहला, रिमूवल ऑफ द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, कि जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस था कि आप इससे ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मशीन इंपोर्ट करनी है तो आप 10 से ज़्यादा मशीन इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। इन सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। आप जितना चाहे, आप रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पे नहीं है, जितना चाहे उतना इंपोर्ट करो, जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट्स करो। उसके बाद रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया गया ताकि हम लोग इजी वे में एक्सपोर्ट कर सकें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आए। तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी को भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया ताकि बाहर के लोग हमारे यहाँ इंपोर्ट करें और हमारे यहाँ जो कैपिटल गुड्स हैं इजीली प्रोवाइड हो रहे हैं, क्योंकि कैपिटल गुड्स का काफ़ी ज़्यादा कमी था हमारे इंडिया में। तो एक इजी वे में इंडिया को कैपिटल गुड्स मिलता रहे, उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया। और लास्ट, रिडक्शन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग, कि इंपोर्ट्स करने पे तो बहुत सारे लाइसेंस का रेस्ट्रिक्शंस था कि आप बिना लाइसेंस का इंपोर्ट नहीं कर सकते हो गुड्स का, तो उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया और आप बिना लाइसेंस का भी हमारे यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारे 5 रिफॉर्म्स में चेंजिंग देखने को मिले लिबरलाइजेशन के पर्पज से। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आपको याद रखने हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्सेस रिफॉर्म और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो ये 5 रिफॉर्म्स आपको याद रखने हैं व्हेन इट कम्स टू लिबरलाइजेशन। तो आज ये लिबरलाइजेशन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। जो कल का वीडियो होगा वो प्राइवेटाइजेशन पे होगा और उसके बाद एक वीडियो और आएगी जो ग्लोबलाइजेशन पे होगा। तो इसके बाद 2 और वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद जल्दी से हम लोग चलते हैं फिर से न्यू चैप्टर पे। तो तब तक आप इसका नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, उसके बाद आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और कल और परसों 2 और वीडियो आएंगे चैप्टर्स के और 2 वीडियो में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शंस में आ जाओ, वहाँ पे मैसेज करो, इमीडिएटली आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जाएगा। थैंक यू।